7 धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार, जाम-ए-जहां नामा और शम्सुल अखबार, भी 1882 में प्रकाशित हुए। उत्तर भारत में उल्मा मुस्लिम राजवंशी के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दें या मुस्लिम कानून न बदल डालें। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस, मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदायों को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। नए शब्द: उल्मा, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान। फतवा: अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा। स्रोत: घ। अखबार क्यों? पूना के कृष्णा जी त्रिंबक रानाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते हैं, जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरों को जगह मिल सके। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राक विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासाओं, देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर और दक्कन पर खास तौर पर जानकारियां होंगी। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक हैं। बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कैरियर, 6 जनवरी 1849। देसी अखबारों और राजनीतिक भाषाओं की वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की होती है।
यानी कि वह सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कर लोगों के हित साधने में अक्षम हिस्सों को निकाले और सुधार करें तथा उनको तेजी से लागू करने का काम करें। इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर नाना तरह की सूचनाएं जमा करें और क्या संभव और वांछित सुधार है वह बताएं। इन कार्यों का काफ़ी असर होगा। नेटिव ओपिनियन 3 अप्रैल 1870। पॉइंट 8, प्रकाशन के नए रूप। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकर ले रही थी। छापे खानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थीं। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापे खानों के करीब अपनी दुकानें लगाईं और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीद कर गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोक को गढ़ना शुरू किया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। चित्र 17, राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। राजा रवि वर्मा का चित्र। राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थीं। 8.1, महिलाएं और मुद्रण। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गहनता से लिखी जाने लगीं। इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की ज़रूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं और इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने यह ज़बान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई।
यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। चूंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कुतूहल तो था ही। कैलाश बासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी सेवा वे करती हैं वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंधी औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं। इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपने बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थीं। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। 8.2 प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निस्संदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरी या कस्बों में होते थे या यदाकदा संपन्न गांवों में भी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छापकर जाति तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से
पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। इनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। चित्र 18 इंडियन शारीवारी का आवरण पृष्ठ। इंडियन शारीवारी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और विद्रूप कैरिकेचर विधा के कई पत्रों में से एक था। गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है। सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना वह देशी लोगों को वे क्या करें क्या नहीं इसकी हिदायत दे रहा है। उसके दोनों ओर बैठे देशी जन गुलामों की नत मुद्रा में हैं। भारतीयों को व्यंग्य चित्रों के अंग्रेजी पत्र द पंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा हो, यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसके भारतीय संस्करण निकालो। स्रोत जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की। नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं उदंड हो जाएंगी। छी, ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम का हक देने के बुनियादी उसूल के खिलाफ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएंगी भला। चित्र 19 घोर कली प्रलय काल। 19वीं सदी के अंत का रंगीन काष्ठ चित्र। पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना। पत्नी, जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है, पति के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी मां को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। चित्र 20 एक भारतीय दंपत्ति सफ़ेद स्याह काष्ठ चित्र। इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट गई है। मर्द वीणा बजा रहा है और औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई। प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेज के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देशी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक प्रेस कानून के पुनः समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकॉले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैसले गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी।
राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुआ। बॉक्स 4। कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजने सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद लेने के लिए इसलिए इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बॉक्स 5। मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा इसको नियंत्रित करने की कोशिश से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नज़र रखता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉलेट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर होती थी। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया। स्रोत च। गांधी ने 1922 में कहा, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज, खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है।